So, Jai Hind everyone, welcome back to the channel. My name is Vishali Bhatia and I'm a PhD scholar at Delhi University. Plus, I teach in DU as a faculty to political science students, political science honors, Miranda House, and as well as SOL students too. So, this was my brief introduction. Let's begin our video today. So, आज का हमारा जो वीडियो है वो डिजिटल इंडिया मिशन पे है एंड सबसे पहली बात तो ये यूजीसी नेट जेआरएफ का जो बच्चे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उसमें इंपॉर्टेंट है जिनके पास पेपर वन में हायर एजुकेशन में ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है एंड पेपर टू जिनका पॉलिटिकल साइंस है उसमें आपका ये आएगा ई गवर्नेंस वाला जो चैप्टर है आपका पॉलिटिकल साइंस का गवर्नेंस गवर्नेंस में आपका एक टॉपिक होता है ई गवर्नेंस और उस पे आपके ये पिलर्स ऑफ डिजिटल इंडिया मिशन पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर में भी। इसके अलावा ये जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये है बीए पॉल साइंस ऑनर्स के लिए या पीए पॉल साइंस जिन्होंने मेजर ले रखा है। स्पेशली ये आपका आता है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया। ये जो पेपर है मैं अपने डीयू में ये पेपर पढ़ाती हूँ तो उन बच्चों को भी काफ़ी हेल्पफुल होगा ये वीडियो। बीए पॉल साइंस ऑनर्स में हमेशा डिजिटल इंडिया मिशन से या तो लॉन्ग क्वेश्चन आता है एज अ केस स्टडी पूछता है ई गवर्नेंस क्या है और केस स्टडी डिजिटल इंडिया मिशन की, या फिर पूछता है कि आपको शॉर्ट नोट में डिजिटल इंडिया मिशन लिखना होता है तो शॉर्ट नोट्स में भी ये कई बार पूछा जाता है। तो इसमें इसके शॉर्ट मार्क्स अगर आपने 9 पिलर्स लिख दिए, डेट ऑफ स्टैब्लिशमेंट लिख दी तो आपको फुल मार्क्स इसमें मिलते हैं। ठीक है, तो आज हम यही टॉपिक जो बहुत इंपॉर्टेंट है यूजीसी नेट जेआरएफ के लिए भी और बीए पॉल साइंस ऑनर्स वालों के लिए भी, इसको हम ट्रिक से याद करेंगे। ठीक है, तो ये ट्रिक से अगर आपको याद हो जाएगा तो आप अपने पेपर में 9 के 9 लिख के भी आओगे और आपको अगर ऑब्जेक्टिव पेपर की तैयारी करनी है तो उसमें भी आपको हेल्पफुल होगा। सो लेट्स बिगिन। अच्छा, मैं आपको ये पेपर दिखा देती हूँ। इसमें आपको ये दिख रहा है आपका ये यूनिट 4 है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया का ई गवर्नेंस एंड मॉडल्स ऑफ ई गवर्नेंस पे आप केस स्टडी पढ़ते हो डिजिटल इंडिया मिशन की। तो ये वाला टॉपिक आज हम करने वाले हैं। ठीक है, सबसे पहले तो इसको स्टार्ट करने से पहले तो डिजिटल इंडिया मिशन की डेट आपको याद रखनी है जब भी आपका पेपर में आता है। तो मैं आपको साथ ही साथ यूजीसी नेट जेआरएफ के जो बच्चे पढ़ रहे हैं इससे उसको भी मैं बताते रहूंगी उनके लिए क्या इंपॉर्टेंट है, और साथ ही साथ जो आपके आंसर राइटिंग में जो अभी पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स के स्टूडेंट देख रहे होंगे उनके लिए भी आपको हेल्पफुल होगा। तो सबसे पहले तो आपको लिखना है कि डिजिटल इंडिया मिशन 1 जुलाई 2015 में मोदी जी द्वारा इनॉग्रेट किया गया था और ये मिशन लॉन्च किया गया था 1 जुलाई 2015 को। तो ये डेट आपको 1 जुलाई 2015 की डेट ये याद होनी चाहिए। एंड देन इसके नेक्स्ट आपको याद होना चाहिए 9 पिलर्स। तो हम इसको हिंदी और इंग्लिश दोनों में पढ़ते चलेंगे। तो डिजिटल इंडिया मिशन क्या है? ये भारत सरकार की एक महत्वाकांक्षी पहल है जिसका उद्देश्य देश को डिजिटल रूप से सशक्त करना है और ज्ञान आधारित समाज एवं अर्थव्यवस्था में परिवर्तित करना है। ठीक है, ये हिंदी हो गया। और इंग्लिश में आप देख लो, जो इंग्लिश वाले बच्चे, ये इंट्रोडक्शन में आप लिख सकते हो कि एक एम्बिशियस इनिशिएटिव है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जिससे हम इंडिया को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, डिजिटली एम्पावर कर सकते हैं एंड नॉलेज बेस्ड इकोनॉमी बना सकते हैं। ठीक है, देन आपके आ जाते हैं 9 पिलर्स। अब इनको 9 पिलर्स को ना लाइन में याद रखना है, क्रोनोलॉजी में, सीक्वेंस में याद रखना होता है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आपने 1 वाला जो है 9 पे लिख दिया या 6 वाला 2 पे लिख दिया, नहीं, लाइन वाइज लिखना होता है। सो आपको मैं ट्रिक बताती हूँ अब इसको याद करने की कि हम कैसे इसको लाइन वाइज याद रख सकते हैं। तो सबसे पहले देखो, और आपको अगर ये तो आपका पहले जो, अगर आपको सिर्फ नाम याद रखने हैं किसको, यूजीसी नेट जेआरएफ की जो तैयारी कर रहे हैं, लेकिन जो पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स एग्जाम के लिए देख रहे हैं जो कि आपका एग्जाम अभी 30 को होने वाला है, 30 मई को, तो अगर आप उसके लिए ये एग्जाम के लिए देख रहे हो तो आपको ये क्या है, एक तो इनके नाम प्लस इसके अंदर क्या बातें बोली है वो भी याद रखनी होंगी, क्योंकि आपको हर एक पिलर का नाम लिखना है और उसके बारे में समझाना भी पड़ेगा। तो दोनों के लिए ही काफी हेल्पफुल रहेगा। सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो आपका पिलर है, इसको अगर मैं थोड़ा सा जूम कर दूं, आई होप ऐसे वैसे दिख रहा होगा। अगर आप मोबाइल में देख रहे हैं तो आपके पास जूम करने का ऑप्शन भी होता है। सो इसको, लेकिन फिर भी मैंने थोड़ा सा जूम कर दिया है। तो पहले आप पहले 3 पिलर पे फोकस करो। ठीक है, ये है ब्रॉडबैंड हाईवेज। हिंदी में भी मैंने लिखा हुआ है, हिंदी वाले हिंदी का साथ साथ पढ़ते रहेंगे। तो ब्रॉडबैंड हाईवेज है। तो हाईवे यहाँ पे वो वाला हाईवे नहीं है कि जो रोड पे जाते हो वो हाईवे, नहीं, यहाँ पे हाईवे का मतलब ब्रॉडबैंड यानी कि आपके वाईफाई से रिलेटेड है। ठीक है, ये वाईफाई का देखो सिंबल भी बना हुआ है। तो इसका मतलब क्या है, कनेक्ट एवरी विलेज इन द कंट्री विद द हाई स्पीड इंटरनेट कनेक्टिविटी। अब ये याद रखना है कि हर विलेज में हाई स्पीड इंटरनेट आ सके, ये उसके लिए ये पहला पिलर डिजिटल इंडिया मिशन का ये बनाया गया था। तो मतलब इसका पहला टारगेट क्या था? पहला टारगेट था कि हर गांव में, हर ग्रामीण क्षेत्रों में हमें उच्च गति इंटरनेट कनेक्टिविटी को जोड़ना है, हाई स्पीड इंटरनेट प्रोवाइड करना है। ठीक है, ये आपको एक्सप्लेनेशन तो खुद से याद रखनी है, लेकिन इनको ट्रिक मैं बता दूंगी अभी। ठीक है, फिर दूसरा पढ़ते हैं एक बार, यूनिवर्सल एक्सेस टू पब्लिक इंटरनेट। पब्लिक इंटरनेट को सबका एक्सेस मिले। एक होता है इंटरनेट पहुंचाना, एक होता है कि आपके पास इंटरनेट उस जगह पे अवेलेबल है लेकिन वो आप उसको यूज नहीं कर पा रहे हो, तो एक्सेस भी होना चाहिए।
ठीक है। तो एक्सेस का क्या मतलब है कि इजीली अवेलेबल हो इंटरनेट पब्लिक प्लेसेस में भी। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आपने सरकार ने इंटरनेट तो लगा दिया, ब्रॉडबैंड हाईवे लगवा दिया, वाईफाई लगवा दिया, पर वो वाईफाई काम ही नहीं कर रहे। ठीक है, या उसकी रेंज ही इतनी नहीं है। तो सेकंड पिलर इसी से कनेक्टेड है, यूनिवर्सल एक्सेस टू पब्लिक इंटरनेट। ठीक है, सार्वजनिक इंटरनेट पहुंच कार्यक्रम, पहुंचाना उसको। ठीक है, और हिंदी में भी लिखा हुआ है कि इंटरनेट की आसान उपलब्धता करवाना। ठीक है, अवेलेबिलिटी यानी कि उपलब्ध करवाना। देन थर्ड आपका मोबाइल कनेक्टिविटी फॉर ऑल, जिसमें आपको बोला गया कि इंश्योर मोबाइल कनेक्टिविटी इज अवेलेबल, अफोर्डेबल एंड एक्सेसिबल टू ऑल सिटीजन। कि जो इंटरनेट है वो मोबाइल के साथ कनेक्ट भी तो होना चाहिए। अब मोबाइल में इंटरनेट की सुविधा ही नहीं है, आपके पास कोई बटन वाला मोबाइल है, उसमें आप इंटरनेट की सुविधा ही नहीं है, अब इंटरनेट कनेक्ट ही नहीं कर सकते, तो क्या फायदा। तो मोबाइल कनेक्टिविटी फॉर ऑल। अब इसको मैं याद भी कराऊंगी कि तीनों का आपको सीक्वेंस कैसे याद रखना है, पहले इसको समझ लो फिर याद रखेंगे। कि इसमें लिखा हुआ है सभी नागरिकों के लिए मोबाइल कनेक्टिविटी की सुलभ, सुलभ यानी कि आपका अफोर्डेबल, और किफायती, किफायती यानी कि अफोर्डेबल, एंड सुलभ यानी कि आपका अवेलेबल एंड एक्सेसिबल टू ऑल सिटीजन्स। ठीक है, तो इसका एक्सप्लेनेशन भी आपको रटना पड़ेगा। ठीक है, समझा दिया मैंने, अब इसको रट लो थोड़ा सा। समझ एक बार समझ आ जाता है तो याद रखने में इतना टाइम नहीं लगता। अब इसको थोड़ा सा रब करते हैं और इसका हम ट्रिक्स याद करते हैं। पहले तीन की ट्रिक क्या होगी देखो। अब क्या है, आप इसको ना उल्टी ट्रिक भी याद कर सकते हो। थ्री से याद रखना शुरू करो कि सबसे पहले हमारे पास एक मोबाइल था, आप अपनी कहानी से बनाओ। आप सभी के पास, आप मोबाइल में ये वीडियो देख रहे होगे। ठीक है, तो ये मोबाइल है आपके पास, लेकिन अगर मोबाइल में इंटरनेट नहीं होगा तो क्या फायदा। अगर इंटरनेट नहीं है तो क्या आप ये मेरा वीडियो देख पाओगे, नहीं ना। तो मोबाइल में आज के टाइम पे सबसे जरूरी क्या है, सिम से भी ज्यादा जरूरी। अगर मोबाइल बिना सिम के मिल जाए कोई बात नहीं, इंटरनेट मिल जाए तो हम काम चला लेते हैं। कि सिम नहीं है तो क्या हुआ, इंटरनेट, हम इंटरनेट पे कॉल कर लेंगे व्हाट्सएप पे, या अपना सोशल मीडिया चला लेंगे, कुछ भी कर लेंगे, राइट। तो मोबाइल है, मोबाइल में सबसे जरूरी इंटरनेट। और इंटरनेट कैसे मिलेगा, इंटरनेट आपके पास सिम नहीं है मान लो। ठीक है, एक मोबाइल है, आपके पास सिम नहीं है, तो सिम में तो रिचार्ज कराना पड़ता है, डाटा रिचार्ज कराते हो तभी इंटरनेट आता है। अब मान लो सिम नहीं है तो मोबाइल में इंटरनेट चाहिए, तो किससे कनेक्ट करोगे, वाईफाई से। वाईफाई से कनेक्ट हो जाएगा बिना सिम के, और आप इंटरनेट चला पाओगे। तो वाईफाई यानी कि आपका ब्रॉडबैंड हाईवेज। तो इसको उल्टी ट्रिक बनाओ कि मोबाइल है मेरे पास, मोबाइल में मुझे इंटरनेट चाहिए, और मेरे को उसके लिए क्या करना पड़ेगा, वाईफाई लगाना पड़ेगा, तो ब्रॉडबैंड हाईवेज लगाने पड़ेंगे। ठीक है, अब ये वाईफाई की, आपको वाईफाई से याद नहीं रखना इसको, ब्रॉडबैंड हाईवे से याद रखते हो। हाई वाईफाई, वाई फाई होता है ना, तो वाईफाई का हाई फाई ऐसे करके कुछ याद रखो। या फिर एक बहुत फनी ट्रिक है, मैं आपको बता देती हूँ। ठीक है, इसको आप ऐसे भी याद रख सकते हो कि सबसे पहले क्या, ब्रॉडबैंड हाईवेज है ना, तो एक तो आप इसको उल्टी कहानी भी याद रखो, प्लस ऐसे याद रखो, BUM, बम। बम तो बताइए सबको, राइट। तो बी से ब्रॉडबैंड हाईवेज, यू से यूनिवर्सल एक्सेस टू पब्लिक इंटरनेट, और एम से आपका मोबाइल कनेक्टिविटी फॉर ऑल, तो बम हो गया। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि पहला जो तीन पिलर है वो बम है। ठीक है, और बम में भी कैसे, आपको उल्टी, इससे आपको पहले सबके पहले लेटर्स याद हो जाएंगे, ब्रॉडबैंड, यूनिवर्सल और मोबाइल। और एक कहानी से आपको ये याद रखना है कि उसमें क्या था, क्योंकि अगर आप ऑब्जेक्टिव पेपर की तैयारी कर रहे हो तो आपको ऑप्शन में दिख जाएंगे, लेकिन अगर आपको याद करके पेपर में लिखना है खुद से एज ए सब्जेक्टिव पेपर, तो उसके लिए कहानी बहुत काम आएगी कि मोबाइल कनेक्टिविटी आया था, फिर मोबाइल में मुझे इंटरनेट चाहिए, फिर इंटरनेट के लिए मैंने क्या किया, मैंने वाईफाई से कनेक्ट किया, यानी कि ब्रॉडबैंड हाईवे से कनेक्ट किया। पर ये याद रखना है कि मोबाइल 1 पे नहीं है, मोबाइल 3 पे है। तो 1 2 3, हम 3 to 1 पे जा रहे हैं, 1 2 3 की जगह हम 3 to 1 से कहानी शुरू कर रहे हैं। लेकिन अगर हमें 1 2 3 से याद रखना है तो BUM से याद रखेंगे, BUM, बम। तो बम याद रखो, और फिर एम से मोबाइल, यू से यूनिवर्सल एक्सेस, और ये। लेकिन इसको कहानी के लिए आप हाईवे याद रखो, इंटरनेट वर्ड याद रखो, और मोबाइल वर्ड याद रखो। आई होप पहली तीन कहानियां क्लियर हो गई। ठीक है, या अगर आप ऐसे, अगर आपको 1 2 3 ही याद रखना है तो आप ऐसे याद रख लो कि पहले मैंने वाईफाई था, वाईफाई के जरिए मैंने इंटरनेट से कनेक्ट किया वाईफाई को, और इंटरनेट किस में चलाया, मोबाइल में चलाया। ऐसे भी याद रख सकते हो, लेकिन मोबाइल, इंटरनेट और हाईवे वाली कहानी ज्यादा आप रिलेट कर पाओगे सीक्वेंस वाइज। लेकिन अगर 1 2 3 में याद रखना है तो ऐसे भी याद रख सकते हो कि वाईफाई को इंटरनेट से कनेक्ट किया, और इंटरनेट को फिर मैंने मोबाइल से कनेक्ट किया। ठीक है, देन फोर्थ फिफ्थ सिक्स, अब ये एक कहानी खत्म। दूसरी कहानी में आप क्या करोगे, ई गवर्नेंस लेकर आओगे, जो कि आपका यूनिट भी है। ई गवर्नेंस यूनिट में पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इंडिया में है ना आपका यूनिट, तो वो अब ये है इसका फोर्थ पिलर। अब इसको, ई गवर्नेंस आपका पूरा का पूरा चैप्टर है, उससे क्वेश्चन भी आता है, व्हाट इज ई गवर्नेंस, और आप ई गवर्नेंस से क्या समझते हैं। फिर उसके बाद आपको पूछा जाता है कि ई गवर्नेंस को एक केस स्टडी से डिफाइन करो, तो वो केस स्टडी में आपको डिजिटल इंडिया मिशन समझाना होता है। पहली बात तो ये समझो, यहाँ पे मैं समझा देती हूँ कि ई गवर्नेंस जो है डिजिटल इंडिया मिशन का पार्ट है। तो डिजिटल इंडिया मिशन ऊपर है, और डिजिटल इंडिया मिशन का एक पिलर, जो कि कौन सा पिलर है, फोर्थ पिलर। फर्स्ट सेकंड थर्ड तो हमने याद कर लिया ना, तो फोर्थ पिलर है ई गवर्नेंस। तो ये जो फोर्थ पिलर है वो
डिजिटल इंडिया मिशन है। कुछ लोग समझते हैं कि अच्छा ई गवर्नेंस है, ई गवर्नेंस आया और ई गवर्नेंस का ही एक पार्ट डिजिटल इंडिया मिशन है। नहीं, उल्टा नहीं है, ये ऐसा नहीं है। डिजिटल इंडिया मिशन का पार्ट ई गवर्नेंस है। अब ई गवर्नेंस होता क्या है यही समझ लेते हैं। मतलब ऐसी कोई भी गवर्नमेंट सर्विसेज, सरकार के द्वारा प्रोवाइड किए जाने वाली सर्विसेज जो आपको इंटरनेट पे अवेलेबल है, जो ऑनलाइन अवेलेबल है, वो क्या होता है, ई गवर्नेंस। तो ये डेफिनेशन आप बहुत इजी डेफिनेशन है, अपने वर्ड्स में लिख सकते हो पेपर में कि ई गवर्नेंस वो होता है जिसमें आप कोई भी गवर्नमेंट सर्विस इंटरनेट या ऑनलाइन अवेलेबल कर सकते हो। और वहीं पे आप एग्जाम्पल भी दे सकते हो। कौन सा एग्जाम्पल? जैसे डिजी लॉकर का एग्जाम्पल है, आप अपना एडमिट कार्ड करते हो, एडमिट कार्ड के लिए फॉर्म भरते हो, एडमिशन फीस भरते हो, ठीक है। या फिर आपका आधार कार्ड अपडेट कराना हो तो ऑनलाइन हो जाता है, रेलवे टिकट बुक करवानी होती है आजकल ऑनलाइन हो जाती है, पैन कार्ड आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो, राशन कार्ड अप्लाई कर सकते हो। तो जितनी भी गवर्नमेंट सर्विसेज आपको समझ आती हैं, या आपको अगर आरटीआई फाइल करनी है ऑनलाइन, अब तो एफआईआर भी हम ऑनलाइन फाइल कर सकते हैं, राइट। तो ये सारे एग्जांपल्स आप ई गवर्नेंस समझा दोगे। अब ई गवर्नेंस कब आया था, तो यहाँ से थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। ई गवर्नेंस में जैसे मैंने आपको रेलवे वाला बताया, तो आपको स्टार्ट करोगे अपना आंसर कि ई गवर्नेंस 1990s में आया था। ई गवर्नेंस होता क्या है मैंने बता दिया, वो आप डेफिनेशन लिख लोगे। और सबसे पहले हमने ई गवर्नेंस की शुरुआत रेलवे से की थी। रेलवे को ऑटोमेटिक मोड पर हमने डाल दिया था कि जो अब जो लोग हैं वो अपना रिजर्वेशन, रेलवे की अगर रिजर्व करानी है अपनी सीट, रेलवे में टिकट रिजर्व करानी है, तो इन ऑटोमेशन कैपेसिटी पे वो चलेगा। एंड ई गवर्नेंस को आप सबसे इंपॉर्टेंट आईसीटी से जोड़ना अपने शुरू के आंसर में कि ई गवर्नेंस क्या है, जहाँ पे जो ऐसी वो चीज जो हर चीज आईसीटी से जुड़ी होती है। आईसीटी क्या है? इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, ठीक है। इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी से जो चीजें जुड़ी हैं वो आईसीटी है। अच्छा, ये लोग जो यूजीसी नेट जेआरएफ वाले ये पार्ट स्किप कर सकते हैं, ये आपके इसके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, बट जो आंसर लिखेंगे लॉन्ग आंसर या शॉर्ट आंसर उसमें आपको इंपॉर्टेंट होगा। अगर शॉर्ट नोट पर डिजिटल इंडिया मिशन आता है तो ये सब लिखने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर आप लॉन्ग क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हो तो उसमें 9 पिलर्स के अलावा ये थोड़ी चीजें भी समझा देना, ठीक है। और इन्फॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी तो समझाना कि सरकार का काम क्या है, इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करना हमसे। कम्युनिकेशन का यहाँ पे क्या मतलब है कि जो सरकार है और जो हम है सिटीजन्स, उसके बीच में आपस में कम्युनिकेशन हो रहा है। कैसे कम्युनिकेशन हो रहा है? इंफॉर्मेशन सरकार प्रोवाइड करा रही है सिटीजन्स को। कम्युनिकेशन किसके बीच में? गवर्नमेंट और सिटीजन के बीच में। इंफॉर्मेशन कौन सी? जो सरकार हमें प्रोवाइड करा रही है। और टेक्नोलॉजी यानी कि ऑनलाइन माध्यम से जो प्रोवाइड करा रही है। तो आईसीटी का इस्तेमाल करके जो भी सर्विसेज आती हैं वो ई गवर्नेंस का भी पार्ट होती है। ये आपकी दूसरी डेफिनेशन जो आप आंसर में लिख सकते हो। तो सबसे पहले रेलवे में आया, फिर एक नेशनल टास्क फोर्स स्टैब्लिश की गई ऑन सॉफ्टवेयर एंड इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सरकार द्वारा 1998 में। इसके बारे में आप थोड़ा सा समझा सकते हो, हिंदी इंग्लिश पीडीएफ में आपको दोनों लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। फिर आईटी एक्ट आया 2000 का, वो आपने थोड़ा सा बता दिया कि आईटी एक्ट 2000 में आया था और इससे बहुत डिजिटल इंडिया को बहुत फायदा हुआ। और नेशनल ई गवर्नेंस प्लान 2006 में सरकार लेकर आई थी जिसमें 27 मिशन मोड्स थे, ठीक है, एमएमपीस। अभी हम रिवीजन कर रहे हैं तो सब कुछ नहीं पढ़ेंगे क्योंकि क्लास में भी और वैसे भी मैंने बताया, ठीक है। फिर पासपोर्ट सेवा प्रोजेक्ट, ये में कुछ एग्जाम्पल्स हैं जो अगर आपने कुछ भी नहीं पढ़ा, सिर्फ ये वीडियो भी देख के जाते हो तो एटलीस्ट आप 4-5 पेज का आंसर आराम से लिख लोगे, ठीक है। पासपोर्ट सेवा प्रोजेक्ट हो गया, आईटी एक्ट अमेंडमेंट है। आईटी एक्ट 2000 के अंदर क्या था, वो आईटी एक्ट जो 2000 था फिर वो 2008 में रिवाइज किया गया था, ठीक है। इतना सब याद ना भी रहे तो डिजिटल इंडिया मिशन के 9 पिलर्स तो साथ में लिख ही लेना, ठीक है। ई गवर्नेंस तो थोड़ा सा समझा देना, फिर डिजिटल इंडिया मिशन की केस स्टडी समझा देना। और केस स्टडी समझाने के लिए सबसे पहले आप क्या लिखोगे कि ये कब आया, 1 जुलाई 2015 को डिजिटल इंडिया मिशन नरेंद्र मोदी ने लॉन्च किया। ये एक सबसे पहली शुरुआत थी इंडिया में डिजिटल एम्पावरमेंट लाने की, सिंपल। देन आपका अब आ जाते हैं फिर से कहानी पे। तो ये आई होप पहले 3 पिलर आपको एक ट्रिक से याद हो गए। चौथा, पांचवा और छठा कैसे याद रख सकते हैं? ई गवर्नेंस आएगा, फिर ई क्रांति आएगा और फिर इंफॉर्मेशन फॉर ऑल आएगा। अब देखो एबीसीडी सबको आती है, तो एबीसीडी में पहले ई आता है, फिर एफ आता है, फिर जी आता है, फिर एच आता है, फिर आई आता है। तो ई के बाद आई आ रहा है, तो पहले तो दो ई वाले आ जाएंगे और फिर आई वाला आ जाएगा। तो एबीसीडी में भी पहले ई आता है ना, फिर आई आता है। तो अब ई तो दो ई है, एक ई गवर्नेंस और एक ई क्रांति है। तो कौन सा ई पहले आएगा वो कैसे याद रखोगे? तो इसमें भी आप ऐसे याद रखो कि ये जो जी है, एबीसीडी ई एफ जी होता है ना, फिर एच, फिर आई, फिर जे के, तो ये भी अल्फाबेटिकल ऑर्डर में चल रहा है। पहले ई गवर्नेंस आएगा, फिर ई क्रांति आएगा। क्यों? क्योंकि जी जो है अल्फा एबीसीडी में जी पहले आता है और के बाद में आता है, वैसे ही। और स्टार्टिंग वाला ई लेंगे हम, तो ई के बाद क्या आता है? आई। और अच्छा, ई के बाद आई भी छोड़ दो तो आपको सबसे सिनोनियम क्या होता है? ई से एबीसीडी में आपके 26 अल्फाबेट है, ई से रिलेटेड सबसे राइमिंग लेटर कौन सा होता है? आई ही होता है। अगर आप बोलो ना ई और आई में, बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि अच्छा मैं आई लिखूं या फिर ये वाला आई लिखूं। अगर मैं बोल रही हूँ कि मान लो बच्चों को कि आई लिखो मतलब कि आंख,
EYE लिखो और I लिखो तो बात सेम हो जाती है। कितने लोग तो स्पेलिंग में भी मिस्टेक कर देते हैं, मैं बोला कोई इंग्लिश लिखना है तो वो इंग्लिश ऐसे लिख देंगे, क्योंकि ई और आई सेम साउंड के हैं, ठीक है, तो INGL ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है, तो सेम साउंड के हैं लेकिन है तो सब उनका मीनिंग अलग। तो ABCD यहाँ पे ई के बाद क्या आ जाएगा, आई, क्योंकि ई के बाद इकलौता जो सेम साउंड करता है अल्फाबेटिकली वो आई होता है, ठीक है, तो ये हो जाएगा। अब इसमें भी हम क्या पूरा, अब आपने ये तो याद रख लिया, ये हो गया उनके लिए, UGC नेट JRF के लिए जो ऑब्जेक्टिव पेपर दे रहे हैं, जिनके पास 4 ऑप्शन होंगे वो आराम से कर लेंगे। लेकिन अगर आपको तो पूरा सेंटेंस याद रखना है ना पेपर में, तो आप ई लिख के थोड़ी आओगे, आप 9 पिलर खुद से लिखोगे तो कैसे लिखोगे। ई गवर्नेंस का काम क्या है, अब इसको समझना है, रटना नहीं है। ई गवर्नेंस का काम क्या है, जो मैंने आपको लिखवाया, गवर्नमेंट थ्रू टेक्नोलॉजी, कि सरकार जो है हमें टेक्नोलॉजी के माध्यम से चीजें प्रोवाइड कर रही है, वही ई गवर्नेंस है और वो ही इस पिलर का नाम भी है, कि मेकिंग गवर्नमेंट सर्विसेज सिंपल, कि सरकार के द्वारा जो हमें सर्विसेज प्रोवाइड की जाती हैं, सरकार के द्वारा जो हमें जितने भी उपयोग करने के साधन प्रोवाइड किए जाते हैं, हिंदी में भी मैंने लिखा हुआ है, ठीक है, थोड़ा सा और जूम कर दूं अगर दिख रहा है तो, कई इमेज फट ना जाए तो हम इतना जूम नहीं करेंगे, थोड़ा सा ही जूम करेंगे, ठीक है। सो सर्विसेज प्रोवाइड करना सिंपल तरीके से, ट्रांसपेरेंट और इफेक्टिव यूजिंग टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना इफेक्टिवली, तो ये ई गवर्नेंस है। देन ई क्रांति क्या है, ई क्रांति इलेक्ट्रॉनिक डिलीवरी ऑफ सर्विस, इसको बहुत अमेजिंग फनी ट्रिक है इसको याद करने की, ई क्रांति को, कि आप देखो आज के टाइम आप सब ऑनलाइन तो ऑर्डर करते होगे, कुछ ना कुछ, कपड़े ऑर्डर करना, घर का सामान ऑर्डर करना, खाना ऑर्डर करना, कुछ भी ऑर्डर ऑनलाइन ऑर्डर करते होगे, कभी ना कभी शॉपिंग की होगी, ऑनलाइन शॉपिंग। सो उसमें क्या होता है, आपकी डिलीवरी देते हैं ना, ऑनलाइन ऑर्डर करते हैं तो आपकी सर्विसेज की डिलीवरी होती है, आपके घर तक वो सामान आता है। तो डिलीवरी मैन जो है उसका नाम इंग्लिश में तो होगा नहीं ना, गवर्नेंस जैसा नाम तो होगा नहीं, डिलीवरी मैन का नाम कोई हिंदी नाम ही होगा। तो क्रांति, तो क्रांति से आप एक कांत याद रख सकते हो ना, रजनीकांत वाला क्रांत, है ना। तो इसमें अगर देखो क्रांति में अगर हम आर और आई हटा दे तो ये क्या बन रहा है, कांति बन रहा है ना। तो मान लो कि आपके घर पे डिलीवरी करने कौन आया था, रजनीकांत करने आया था, तो रजनीकांत से आपको जैसी कांत याद आएगा आपको क्रांति याद आ जाएगा। तो क्रांति क्या होता है, रेवोल्यूशन, जब पहली बार इसमें सेवाओं के प्रति या सेवाएं जो इलेक्ट्रॉनिक सेवाएं हैं उनके प्रति ई क्रांति लाई गई थी 5वें नंबर पे, ठीक है। और यहाँ पे आपको देखो ये डिलीवरी सर्विस टू सिटीजन इलेक्ट्रॉनिकली एंड एफिशिएंटली, कि आपको गुणवत्तापूर्ण और समय बहुत, मेरे आपको पता है थोड़ा सा हिंदी का वार्तालाप सही नहीं रहता है, लेकिन आई एम ट्राई कि मैंने हिंदी में डाल दिया, ठीक है। तो आप जो सिटीजन्स हैं वो आपको जितनी भी सर्विसेज सरकार द्वारा प्रोवाइड की जा रही हैं, कौन सी सर्विसेज, ऑनलाइन सर्विसेज जैसे डिजी लॉकर हो गया, रेलवे सर्विसेज, ये सारे ऑनलाइन, RTI, ये सब, तो ये क्या है, आपको एफिशिएंटली प्रोवाइड की जाएंगे, ठीक है, अच्छे से प्रोवाइड की जाए, तो ये ई क्रांति है। तो आपको पहले ई गवर्नेंस आया, फिर ई क्रांति आया और फिर इंफॉर्मेशन फॉर ऑल। अब मान लो कि ये डिलीवरी आपको जो आपने ऑनलाइन ऑर्डर किया था, आपके पास डिलीवरी आई, फिर आपने आई बटन पे क्लिक किया, डिलीवरी आने पे कि आई बटन पे क्लिक किया कि भाई मैं इन्फॉर्मेशन तो ले लूं कि मेरा ऑर्डर कहाँ तक पहुंचा। तो आपने डिलीवरी के बाद किया, आई बटन पे क्लिक करा, हर हर ऐप में आई बटन होता है ये ऊपर, या फिर आपके फोन में सब में होता है, तो आपने आई बटन पे क्लिक किया और देखा अच्छा इन्फॉर्मेशन क्या है, कि मैंने ऑनलाइन ऑर्डर कर दिया, आपका डिलीवरी हो जाएगा, उसमें आ गया कि आपकी डिलीवरी हो जाएगी, लेकिन कब होगी, कैसे होगी, वो जानने के लिए मैंने ऊपर आई बटन पे क्लिक किया, तो मुझे इन्फॉर्मेशन मिली। तो आई से क्या, इन्फॉर्मेशन फॉर ऑल, इन्फॉर्मेशन किसकी मिली, कि मेरी डिलीवरी कब होगी, जो मैंने ऑनलाइन ऑर्डर किया उसकी डिलीवरी कब होगी, ठीक है। तो ऐसे भी आप, ये ट्रिक हो गई। और इन्फॉर्मेशन फॉर ऑल का मतलब क्या है, कि सबको सरकार जो भी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रही है, जो भी नॉलेज प्रोवाइड कर रही है, वो सब तक पहुंचे, ठीक है, एक्सेस हो, इक्वल एक्सेस हो और सिक्योर एक्सेस हो, ठीक है। जो सरकार जो भी योजना बना रही है हमारे लिए, जो भी ऑनलाइन सर्विसेज दे रही है हमें, वो हम सब तक पहुंचे, ठीक है, पहुंचे मतलब सिक्योर एक्सेस हो, इक्वल एक्सेस हो, ये आपको याद रखना है, कि सूचना और ज्ञान तक सभी के समान और सुरक्षित पहुंच सुनिश्चित करना, ठीक है, कि वो समान सब तक पहुंचे। तो ये वाला हो गया 4 5 6, दूसरी कहानी से आपको याद, ठीक है। अब इसको लास्ट में रिवाइज भी कर लेंगे, डोंट वरी। देन इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग नेट जीरो इम्पोर्ट्स, तो इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग नेट जीरो इम्पोर्ट्स को आप कैसे याद कर सकते हो, कि 7 नंबर है, 7 मतलब को आप हिंदी में लिखोगे तो 7 लिखते हो, और 7 से हमें क्या वर्ड आता है, साथ, सबका साथ सबका विकास होता है ना, तो साथ, सबका साथ, और अरे वाह, यहाँ पे यही लिखा हुआ है, ये मैंने पढ़ा नहीं था पर लिखा हुआ है, ये इसका स्लोगन है, तो ये भी आप अपने आंसर में लिख सकते हो, सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास सबका प्रयास। तो ये डिजिटल इंडिया मिशन का क्या है, स्लोगन है। इसको अगर आपको याद हो जाए तो अच्छी बात है, नहीं तो सबका साथ सबका विकास लिख के आ जाना और आगे डॉट 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 डाल देना कि आगे भी कुछ है, ठीक है। अगर चारों याद हो जाते तो वेरी गुड। हिंदी इंग्लिश में दोनों में सेम ही लिखना है, ऐसे नहीं है कि आप इसका इंग्लिश
ट्रांसलेशन कर दो, ये प्रॉपर हिंदी में ही लिखना है, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग नेट जीरो इंपोर्ट्स में कैसे याद करा रही थी कि हमने सबने मिलके साथ में इंपोर्ट किया है, तो सबने मिलके साथ में इंपोर्ट किया है, मतलब साथ में, यानी कि 7th नंबर पे हमारा कौन सा मिशन है, ये इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग नेट जीरो इंपोर्ट। अच्छा, अब इसको आप ऐसे भी याद कर सकते हो कि इन्फॉर्मेशन जो आपने डिलीवरी ऑनलाइन ऑर्डर किया था, डिलीवरी जिसकी इन्फॉर्मेशन आप चेक कर रहे थे, तो इन्फॉर्मेशन में क्या आया, इन्फॉर्मेशन में आपने कोई इलेक्ट्रॉनिक का सामान इंपोर्ट डिलीवरी ऑर्डर दिया था। तो ऐसा सोचो कि आपने कोई कपड़े ऑर्डर नहीं किए, आपने कुछ ऑर्डर नहीं किया, आपने कोई, जैसे तारक मेहता सब देखते होंगे, तो जेठालाल की दुकान से हमने इलेक्ट्रॉनिक का सामान ऑर्डर किया है, ऐसे याद रख लेना। तो हमने आई बटन पे क्लिक किया तो हमारे पास आया कि अच्छा आपका ये इलेक्ट्रॉनिक का सामान है जो कि डिलीवर हो जाएगा। तो इसको आप इन्फॉर्मेशन किसकी आई, इन्फॉर्मेशन आई इलेक्ट्रॉनिक्स की, जब आपने आई बटन पे क्लिक किया कि इलेक्ट्रॉनिक्स का सामान आने वाला है, और वो भी इंपोर्ट होने वाला है। सामान जो आपका इंपोर्ट होकर ही आएगा ना, कहीं बाहर से कोई कोई जो दुकान पे बेच रहा होगा वहां से इंपोर्ट होकर आपके पास पहुंचेगा, ठीक है। तो नेट जीरो इंपोर्ट्स, और आपको पता चला अच्छा, अरे वाह, मेरे को तो ये तो 0 रुपए में मिल रहा है, मेरे को तो ऑफर में 100% ऑफर चल रहा था और मेरे को 0 रुपए में ये सामान मिलने वाला है, तो नेट जीरो, ठीक है। तो वैसे याद रख लो कि आपको बम्पर ऑफर सेल लग गई है भाई, आपने कुछ और खरीदा था पहले जिसकी वजह से आपको अब वो 100% डिस्काउंट में ये आइटम फ्री में दे रहे हैं, या आप जेठालाल की दुकान पे गए हो और आप अभी था जियो और उसने आपको फ्री में दे दिया जीरो, ठीक है। सो वैसे भी याद कर सकते हो, तो थोड़ा सा फनी हो जाएगा, ठीक है। प्रमोट इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग इन इंडिया एंड रिड्यूस इंपोर्ट डिपेंडेंसी। अब ये तो हो गई थोड़ा फनी ट्रिक, लेकिन इसका मतलब क्या है वो भी तो समझना है ना, मतलब समझोगे तभी तो आप आंसर में लिख पाओगे। तो मैंने क्या बोला, सिर्फ पिलर नहीं लिखना, पिलर को समझाना भी पड़ेगा अगर आप एग्जाम, ये ग्रेजुएशन के एग्जाम की तैयारी कर रहे हो। तो प्रमोट इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग इन इंडिया एंड रिड्यूस इंपोर्ट डिपेंडेंसी, कि इंपोर्ट की जो डिपेंडेंसी है वो कम हो जाए, और इलेक्ट्रॉनिक्स को प्रमोट करना बेसिकली, ठीक है। कि हम मेड इन इंडिया, यहाँ पे आ जाता है आपका मेड इन इंडिया वाला, कि सब कुछ हम इलेक्ट्रॉनिक्स का सामान इंडिया में ही बनाएंगे, ताकि हम जो है बाहर से हमें ज्यादा चीजें इंपोर्ट ना करनी पड़े, क्योंकि हम इंपोर्ट करते हैं सामान यूएसए, अमेरिका, रशिया, इन सबसे सामान लेकर बाहर से मंगवाते हैं, और फिर बदले में क्या होगा, हम सामान मंगवाएंगे और बदले में हम, हमारा जो देश का पैसा है वो बाहर जा रहा है, राइट। तो हमने मंगवाया बाहर से और बाहर जा रहा है, तो इंपोर्ट करते हैं तो हमारा देश का पैसा बाहर जाता है, जो कि हमें नहीं करना है। तो हम नेट जीरो इंपोर्ट्स करेंगे, इलेक्ट्रॉनिक्स का सामान हम खुद ही मैन्युफैक्चर करेंगे, ये इसका मतलब था। तो मैंने मतलब भी समझाया और इसको याद करने का तरीका भी बताया कि हमने सबने साथ में मिलकर इंपोर्ट किया। तो अगर आपको ये याद ना रहे ना कि सबने साथ में मिलकर इंपोर्ट किया, तो सबका साथ सबका विकास था, तो ये साथ जो है ये कौन सा साथ है, हमने इंपोर्ट करना है, सबने मिलकर साथ में इंपोर्ट करना है, जीरो, नेट जीरो इंपोर्ट्स करने हैं अपने। नेट जीरो मतलब अपनी इंपोर्ट कम करने हैं, खत्म कर देने हैं एक टाइम आते आते। और अगर 7 नंबर से ऐसा याद ना रहे तो फिर ऐसा याद रख लेना कि आई बटन पे क्लिक किया था, कि हमने डिलीवरी कुछ मंगवाई थी, आई बटन पे क्लिक करके हमें पता चला कि हमने इलेक्ट्रॉनिक का सामान मंगाया है, तो वैसे भी याद कर सकते हो। देखो मैंने आपको 2-4 ट्रिक बता दी है, हर बच्चे का दिमाग अलग होता है, हर बच्चा अलग तरीके से याद रखने की क्षमता रखता है, तो मैं इजी ट्रिक भी बता रही हूँ, थोड़ा मुश्किल ट्रिक भी बता रही हूँ, जिस ट्रिक से याद रह जाए याद कर लेना, ठीक है। अब आ जाते हैं 8वें नंबर पे। तो 8वें नंबर पे हमें मिली जॉब। अच्छा, अच्छा, जो जॉब में तो ओ है, अगर मैं इसको ऐसे कर दूं तो ये 8 बन जाएगा क्या, जॉब है, ठीक है। जॉब को मैं ऐसे कर दूं तो 8 बन जाएगा क्या, तो जॉब्स में ही आपको 8 ढूंढ लेना है। या फिर आप अगर ऐसे याद नहीं रख सकते कि आपका थोड़ा, ये तो वो हो गया तारे जमीन पर जो था ना, ईशान अवस्थी वो चीजों को इमेजिन कर लेता था, तो मुझे तो ऐसे याद हो जाता है। या फिर आप ऐसे याद कर सकते हो कि 18, आपको जो आईटी सेक्टर में जॉब मिलेगी वो 18 साल के बाद ही मिलेगी ना, 18 साल को ही बालिग माना जाता है। तो अगर आपको आईटी सेक्टर में जॉब चाहिए तो आप 18 साल बाद ही ले पाओगे, 18 साल बाद मतलब जब आप 18 साल के हो जाओगे। अब आपको पता है कि डिजिटल इंडिया मिशन में तो 9 ही पिलर है, तो 18 तो कहीं होगा नहीं, तो 18 नहीं है तो मतलब क्या 8 होगा, तो ये 8वां पिलर है आईटी फॉर जॉब्स की। जब आप जैसे ही 18 साल के हो गए तो आपको जॉब मिल गई, कहाँ मिली, वो भी आईटी सेक्टर में भाई, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी वाले सेक्टर में। तो 8th पिलर का डिजिटल इंडिया मिशन का काम था कि हमें डिजिटल स्किल्स को बढ़ाना है, ज्यादा से ज्यादा एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करनी है डिजिटल स्किल्स का और आईटी का इस्तेमाल करके, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। आईटी का मतलब होता है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, जो मैंने आपको आईसीटी बताया ना, वैसे एक आईटी सेक्टर भी होता है, ठीक है। तो हमें जितने भी डिजिटल स्किल्स हैं इंडिया में, जो यूथ के पास, जैसे कि आजकल हमें सब कुछ करना आता है कि मोबाइल चलाना ये सब, लेकिन इससे पुरानी जनरेशन बुढ़े लोग बोल रहे हैं उनको कुछ नहीं आता है, लेकिन ठीक है चैट जीपीटी यूज करना नहीं आता है, तो हम जो डिजिटल स्किल्स हैं जो आज की यूथ के पास हैं उसका इस्तेमाल करके ज्यादा से ज्यादा लोगों को एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करना, ये एट्थ पिलर का काम था। तो 8th पिलर यानी कि आईटी फॉर जॉब्स, की आप 18 साल के हुए और आपको जॉब मिल गया। अब इसको 18 से नहीं याद नहीं रखना, 8 से याद रखना, क्योंकि 18वां कोई पिलर है ही नहीं, 9 ही पिलर है, तो 18 नहीं होगा तो मतलब 8 होगा, सिंपल आपको वहां पे याद आ जाएगा। या
जॉब में, अब जॉब में ये 8 ऐसे जॉब्स ऐसे लिख लेना, तो ये 8 आ जाएगा जॉब के अंदर ही, ठीक है। या बी को भी आप ऐसे कर लोगे तो बी भी 8 बन जाएगा, अगर बी है और बी को मैं ऐसे कर दूं तो ये भी 8 ही बन रहा है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा इमेजिनेशन का तरीका होता है, किसी भी चीज में वर्ड्स में आप एक ट्रिक से इसको ढूंढ सकते हो। एंड देन लास्ट एंड बट नॉट द लीस्ट, अर्ली हार्वेस्ट प्रोग्राम, तो जिससे आपका ये लास्ट 9th, अब आप याद कर लो कि अच्छा अर्ली हार्वेस्ट में ना, हार्वेस्ट से आपको लगेगा कि अच्छा हार्वेस्टिंग करने की बात हो रही है, जो वो फार्मर्स होते हैं ना, जो हार्वेस्टिंग करते हैं अपनी क्या बोलते हैं हिंदी में उसको, उपज या फसल बोलते हैं जिसको, लेकिन ये वो वाला हार्वेस्ट नहीं है, पहली बात, ठीक है। तो आपको क्या याद रखना है कि आपने आईटी में जॉब लिया और जॉब लेने के बाद आपने एक अर्ली हार्वेस्ट प्रोग्राम में इन्वेस्ट किया कि चलो अब मुझे जॉब मिल गई है, अब मैं ऐसा करता हूँ कि अपने पापा के साथ काम में हाथ बटाता हूँ, कि आपके पापा किसान है और अब मैं काम फसल में हाथ बटाता हूँ, और अर्ली हार्वेस्ट प्रोग्राम ऐसा आपने किया कि चलो जॉब भी मिल गई, अब जॉब में जो मेरे पापा किसान थे उनको भी थोड़ी हेल्प हो जाएगी, हार्वेस्ट में भी मैं उनकी मदद कर दूंगा। तो ये तो ट्रिक है, लेकिन यहाँ पे हार्वेस्ट का मतलब वो नहीं है जो मैं आपको बता रही हूँ, ये सिर्फ ट्रिक मैंने बताई, ठीक है। तो इसको ये हार्वेस्ट मतलब क्या है, हार्वेस्ट का यहाँ पे मतलब है कि ऐसे प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट करना, सरकार ऐसे प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट करेगी जिससे कि जल्दी से जल्दी फायदा हो। कुछ प्रोग्राम्स ऐसे होते हैं जिनका जो प्रोग्राम अच्छे होते हैं लेकिन उनका जो फायदा है वो लॉन्ग टर्म में हमें देखने को मिलता है, लेकिन कुछ प्रोजेक्ट, छोटे छोटे प्रोजेक्ट ऐसे इन्वेस्ट करो कि जिनका फायदा जल्दी देखने को मिले लोगों को, ठीक है। तो ऐसे क्विक विन प्रोजेक्ट्स, क्विक विन मतलब कि जिसमें आपकी सक्सेस रेट बहुत ज्यादा हो, तो अर्ली हार्वेस्ट प्रोग्राम उनको ही हम बोलते हैं। कि जैसे हम फसल को उगाते हैं और उसको उपजाते हैं, पैदावार होती है, ठीक है। तो जैसे वो होता है वैसे सिंपली वैसे ही उसी से इसमें रिलेट किया गया है, जैसे एक फसल को आप उगाते हो, उपज होती है जो भी, तो वैसे ही आपको ऐसे प्रोजेक्ट्स में लाना है कि जिससे कि ज्यादा से ज्यादा उपज हो, प्रोडक्शन बढ़े और आपको इमीडिएट बेनिफिट देखने को मिले। तो फोकस क्या है इसमें, सरकार का 9th पिलर में सरकार का फोकस है कि आपको क्विक विन प्रोजेक्ट्स में फोकस करना है ताकि इमीडिएट बेनिफिट्स ला सके। हिंदी में भी पढ़ लेते हैं, तत्काल प्रभाव वाले परियोजनाओं को प्राथमिकता देना है ताकि शीघ्र लाभ हो सके, ठीक है। सो ये आपका था 9 पिलर्स। अब इसको अच्छा चलो अब कर ले, क्या फटाफट कर ले इसकी ट्रिक्स। ट्रिक्स अब देखते हैं कितने बच्चों को याद हुआ। मैं आपको यहाँ पे एक समरी टेबल बना देती हूँ। तो सबसे पहले आपकी ट्रिक है कि सबसे पहले हमने क्या याद किया था 9 पिलर्स में, 9 पिलर्स में सबसे पहले था आपको मैंने BUM बम की ट्रिक से याद कराया था, राइट। और बम में भी हमने एक उल्टी कहानी पढ़ी थी कि सबसे पहले मेरे पास मोबाइल होगा, मोबाइल में मुझे क्या चाहिए, इंटरनेट चाहिए, यानी कि यूनिवर्सल, यूनिवर्सल मतलब हर जगह इंटरनेट अवेलेबल होना चाहिए, ठीक है, यूनिवर्सल एक्सेस टू इंटरनेट। और यहाँ पे हमने क्या याद किया था, बी से ब्रॉडबैंड हाईवेज, ब्रॉडबैंड हाईवेज। तो यहाँ पे हमने याद किया था कि हमें वाईफाई चाहिए, अब मोबाइल में इंटरनेट चाहिए तो इंटरनेट को हमने किससे कनेक्ट किया, वाईफाई से, क्योंकि हमारे मोबाइल में सिम नहीं थी तो हमने डाटा रिचार्ज नहीं करा रखा था, तो हम वाईफाई से कनेक्ट कर पाए, या डाटा रिचार्ज नहीं था या सिम थी लेकिन डाटा रिचार्ज नहीं था, कुछ भी ऐसे। तो बम हो गया, बम से फिर हमने उल्टी कहानी से भी हम पूरा पूरा वर्ड्स भी याद रख लिए साथ साथ। ये हो गई दूसरी। अब मोबाइल में, अब हमारे पास मोबाइल है यानी कि मोबाइल सीधा कनेक्ट होता है ई गवर्नेंस से, ठीक है। मतलब कि हम मोबाइल में अब हमारे पास इंटरनेट भी आ गया है, वाईफाई से हमने कनेक्ट कर लिया है, यानी कि अब मोबाइल के माध्यम से हम ई गवर्नेंस सर्विसेज क्या कर सकते हैं, उपलब्ध करवा सकते हैं। तो ई गवर्नेंस हो गया। ये मैंने कहानी को थोड़ा सा शिफ्ट किया, यहाँ से आप इसको फोर्थ भी कनेक्ट कर सकते हो, तीसरी के बाद सीधा फोर्थ, कि मोबाइल में आप क्या कर सकते हैं, हम ई गवर्नेंस सर्विसेज, आरटीआई फाइल कर सकते हैं, राशन कार्ड ले सकते हैं, और अपना एफआईआर फाइल करा सकते हैं, डिजी लॉकर में अकाउंट बना सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं मोबाइल में इंटरनेट है तो। अब इंटरनेट है तो मतलब ई गवर्नेंस है। अब ई गवर्नेंस के पिलर का पूरा नाम आपको याद रखना ही पड़ेगा, और इसके अंदर क्या डिस्क्रिप्शन है वो भी याद रखना, ठीक है। और यहाँ पे याद रखना स्पेशली कि ये सिर्फ विलेजेस के लिए था, विलेजेस में हाई स्पीड इंटरनेट प्रोवाइड करना। देन ई गवर्नेंस के बाद मैंने कौन सा ई बताया था, 2 ई बताए थे ना एक साथ, ई क्रांति। क्रांति कौन थे, क्रांतिलाल, क्रांतिलाल जो हमारे घर में डिलीवरी करने आए थे, ठीक है, डिलीवरी ऑफ सर्विसेज। और फिर ई के बाद कौन सा, ई से मिलता जुलता कौन सा वर्ड है हमारे उसमें अल्फाबेट में, तो ई से मिलता जुलता हमारे पास एक और वर्ड है, वो है आपका ये आई। आई से इंफॉर्मेशन फॉर ऑल। तो हमने इंफॉर्मेशन का पता लगाया कि जो हमें ये डिलीवरी करने आया है ये कौन है, ठीक है, मतलब जो हमने डिलीवरी कर ली है उसकी इंफॉर्मेशन हमें चाहिए थी, कि हमने ऑनलाइन शॉपिंग कर ली, डिलीवरी के लिए हमने इन्फॉर्मेशन ली, ठीक है। तो आई बटन पे क्लिक किया कि डिलीवरी किस चीज की होने वाली है। तो जैसे ही हमने आई बटन पे क्लिक किया हमें क्या पता चला, आई बटन पे क्लिक करके हमें पता चला अच्छा ये तो किस चीज की डिलीवरी है, इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग की। और जेठालाल ने हमें जो सारा सामान है इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग का वो हमें 0 रुपए में दे दिया, नेट जीरो इम्पोर्ट्स, ठीक है। हो गई ना एक और ट्रिक। सो हमने आई बटन पे क्लिक किया, हमें पता चला अच्छा तो इलेक्ट्रॉनिक सामान कोई आने वाला है वो भी 0 रुपए में, तो नेट जीरो इम्पोर्ट्स,
ठीक है। या हमने 7 से एक और ट्रिक याद की थी कि सबने साथ में मिलके क्या करा कि अब हम इंपोर्ट नहीं करेंगे, सबने साथ में मिलके सोचा है कि अब हम इंपोर्ट नहीं करेंगे। और आठवां, आठवां इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग के बाद क्या था, 8, 6 और 9, दो ही बचे बस। 9 में मैंने आपको क्या बोला, लास्ट में हमने क्या किया था, 8 से क्या था 18, 8 साल की उम्र में हमें क्या मिला, 18 साल की उम्र में बेसिकली जॉब मिली, तो IT फॉर जॉब। अब हमें जॉब मिल गई तो हमने क्या सोचा कि भाई जॉब मिल गई है तो अब हम क्या करेंगे, अपने जो मेरे पापा किसान है उनकी हम हेल्प करेंगे। तो किसान क्या करते हैं, फसल उगाते हैं, तो इससे क्या याद आया हमें, हार्वेस्ट प्रोग्राम। जॉब मिल गई तो अपने पापा की हेल्प कर सकते हो ना हार्वेस्ट प्रोग्राम में, तो अर्ली हार्वेस्ट प्रोग्राम। और अर्ली हार्वेस्ट प्रोग्राम का मतलब यहाँ पे फसल वाला हार्वेस्ट नहीं है, मतलब ऐसे प्रोजेक्ट्स, कौन से प्रोजेक्ट्स जिसमें ज्यादा से ज्यादा फायदा हो और शॉर्ट टर्म में फायदा हो, शॉर्ट टर्म में जल्दी से जल्दी हमें फायदा हो, विन विन सिचुएशन हो, वो वाले हार्वेस्ट प्रोग्राम्स। तो ये हो गया आपका, देखो लास्ट के 2 मिनट में आपको कितना इजीली सारे 9 के 9 पिलर्स ट्रिक से याद हो गए। ठीक है। और अगर आपको पूरे और डिटेल में समझनी है ये पूरी कहानी तो फिर से एक बारी लॉन्ग वीडियो देख लेना, तो आपको पूरा फिर से ये कहानी एकदम रिवाइज हो जाएगी। ये शॉर्ट में बताई और लॉन्ग वीडियो में आपको पूरा और अच्छे से एक एक चीज मैंने लॉन्ग वीडियो में समझा दिया है। ठीक है, इसी में आप शुरू से देखेंगे तो। सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। आई होप आपको ये लेक्चर बहुत अच्छा लगा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। इससे आपका जो यूनिट 4 था वो पूरा कंप्लीट होता है। इस यूनिट 4 में आपको बहुत ज़्यादा चीज़ें हेल्प हो जाएंगी। ठीक है, जो आपका ई गवर्नेंस वाला यूनिट था वो आपको कंप्लीट हो जाएगा। थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।